संभल में 5 लोगों की मौत हो गई, क्या वो 5 लोग वापस आ जाएं? सुप्रीम कोर्ट जो आज डिसीजन ले रहा तो संभल के समय पर भी ले सकता था, है? ये जो बाइडी चंद्रचूड़ जी है बीज बो करके गए हैं, वो काट रही हैं फसलें, आने वाली नस्लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ना मस्जिद ही बचे ना मंदिर ही बचे। ये जो 84,000 बौद्ध मठ थे यहाँ पर, वो कहाँ गए? जो 84,000 बौद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उनका भी पता चलना चाहिए ना, वो कहाँ हैं? यहाँ पर पहले बौद्ध विहारों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है तो मंदिर के नीचे बौद्ध विहार है, ये भी तय करो कि भाई जाति का जनगणना होनी चाहिए। कम से कम ये तो पता चले कि लाला जी कितना खा रहे हैं, पंडित जी कितना खा रहे हैं, बैंकों का पैसा लेकर कौन सी जाति कितना भाग गई, विदेश को कितने लोग किधर लेकर के भागे बैंकों का, देश को कौन लूट रहा है, देश के सिस्टम में किसकी कितनी भागीदारी कितनी हिस्सेदारी, पहले ये तो कहीं ना कहीं इस देश की जमहूरियत को खतरा है। आपके जैसे हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो शेखर कुमार यादव जैसे जो जज है उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इस प्रकार के कोई भी फैसले आते हैं, कोई भी डिसीजन आता है कि किसी की भाषा गैर संवैधानिक है तो उसको फौरन घेरा जाए। और ये विपक्षी जिम्मेदारी, विपक्ष को चाहिए कि जो भी आदमी, एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि हम संविधान बचाएंगे और वहीं दूसरी तरफ जो लोग गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, जो लोग गैर संवैधानिक चर्चा कर रहे हैं, जो लोग गैर संवैधानिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं खामोश है। नहीं, महाभियोग तो लाया ना, नहीं लाए हैं महाभियोग, लेकिन जिस प्रकार से घेरना चाहिए था नहीं घेरा। टीवी पर कोई चर्चा नहीं है ना, मैनस्ट्रीम मीडिया में कोई हलचल नहीं है, कोई चर्चा नहीं। क्यों नहीं है? रोज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जा रहे हैं, रोज कांग्रेस के प्रवक्ता भी जा रहे हैं, अन्य विपक्षी दलों के प्रवक्ता जा रहे हैं, तो चर्चा कहाँ है? चर्चा नहीं है ना, आम जनमानस को पता ही नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मंदिर मस्जिद को कोई याचिका दायर नहीं होगी, कोई नहीं, वो तो आज कर दिया उन्होंने, आज कल बोल दिया, आज आ गया अखबार में क्या कोई याचिका दायर नहीं होगी। लेकिन ये हुई क्यों, ये भी चर्चा का विषय बनना चाहिए ना। आखिरकार क्या कारण रहा है, किसके इशारे पर ये अब संभल में 5 लोगों की मौत हो गई, क्या वो 5 लोग वापस आ जाएंगे? क्या वो 5 लोग वापस आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो आज डिसीजन ले रहा तो संभल के समय पर भी ले सकता था, है? ये जो बाइडी चंद्रचूड़ जी है बीज बो करके गए हैं, वो काट रही हैं फसलें, आने वाली नस्लें। तो हमेशा की तरह जो चल रहा है वो मतलब देश में हमेशा ऐसा करो ना, ये जमहूरियत के लिए खतरनाक, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक, संविधान के लिए खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो माहौल बना है किस ओर जा रहा है देश, कहाँ कैसे बता दिया ना, ये 10 साल पहले शुरू हुआ था खेल, अब 10 से ज़्यादा हो गए, 11-12 साल होने जा रहे हैं। 11वें साल में प्रवेश करके रामराज यही है शायद, जिस रामराज की कल्पना बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे थे कि रामराज लाएंगे, तो यही रामराज है जहाँ मनुस्मृति लागू होगी, संविधान नहीं चलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही जाति की वर्चस्व रहेगी। ये कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ बहुसंख्यक लोग हैं उनके हिसाब से देश चलेगा, तो फिर संविधान की तो जरूरत है नहीं, संविधान की जरूरत क्या रहेगी? छतरी के नीचे सब बुला रहे हैं, जितने हिंदू हैं, जितने लोग हैं। हिंदू कौन है? पहले ये तो तय कर लो, हिंदू कौन है? इस देश का दलित हिंदू है, इस देश का ओबीसी हिंदू है, इस देश का माइनॉरिटी समाज जो हिंदू है कौन? हिंदू की परिभाषा क्या है? दलित ओबीसी सबको काउंट करते हैं। तो कैसे कर लो काउंट भाई? आप दलित को हिंदू कैसे, आप आदिवासी को हिंदू कैसे मान सकते हो? उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी परंपराएं। इस देश में दलितों की अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, उनका अपना विजन है, माइनॉरिटी का अपना है। तुम सबको हिंदू कैसे कह सकते हो? है तो पहले तो अभी तो यही झगड़ा कि आप लोग हिंदू हैं या सनातनी हैं। पहले तो ये भी तय करना चाहिए कि आप हिंदू हैं या सनातनी हैं। सनातनी है तो फिर कैसे हैं, हिंदू है तो कैसे हैं, और हिंदू हो तो फिर हिंदू कैसे हो? तो ये जो धार्मिक उन्माद फैला रखा है ये देश के लिए खतरनाक है, और पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और शेखर कुमार यादव जैसे जो जज हैं, इनको कम से कम, मैं अगर सरकार में अगर मेरी चले तो मैं कहता हूँ कि ये आदमी जज बनने के काबिल नहीं है। ये आदमी जज बनने के काबिल नहीं है। अब से पहले कहा जाता था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता, वो जाति के आधार पर जाति का चश्मा लगा करके न्याय देता है। लेकिन अभी जो शेखर कुमार यादव के मामले में देखा गया है, ओबीसी का आदमी, मंडल कमीशन लागू होने से पहले उनकी औकात क्या थी, स्थिति क्या थी, उसको ये पता नहीं। पहले ललित सिंह यादव के आगे गए, उनको ये पता नहीं कि यहाँ पर जो है वो और जो ओबीसी का महापुरुष है वो क्या करके चले गए हैं। ईवी रामास्वामी नायकर का आंदोलन क्या था, कोई पता नहीं। उनको सिर्फ इतना पता है कि नहीं साहब बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। तो ये जो दूसरे के अब्बा को अब्बा कहने वाले लोग हैं ना, यही सबका डब्बा बंद कर रहे हैं। दलित ओबीसी अलग अलग कर रहे हैं। वहाँ गुप्ता जी जो है वो मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की याचिका दायर करते हैं। यादव जी यहाँ पर ये बयान, मैं कह रहा हूँ ना कि जो लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं उनके लिए वो मुबारक हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जब खुदाई हो ही नहीं तो थोड़ी सी और गहरी कर लो। अगर खुदाई कर ही रहे हो तो थोड़ी सी और गहरी कर लो।
फिर हो सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ना मस्जिद ही बचे ना मंदिर ही बचे। ये जो 84,000 बौद्ध मठ थे यहाँ पर, वो कहाँ गए? जो 84,000 बौद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उनका भी पता चलना चाहिए ना, वो कहाँ है? यहाँ पर पहले बौद्ध विहारों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, तो मंदिर के नीचे बौद्ध विहार है, ये भी तय करो पहले। तो ये सच्चाई है, ये लंबा चलेगा। हिंदू एकता यात्रा से क्या समस्या है आप लोगों? हिंदू एकता करो ना, जो हिंदू उनको एकता करो। पहले मैं कह रहा हूँ ना, पहले बताओ हिंदू कौन है, पहले आप ये तय करो कि कहीं रहे ना कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। वो तो कह रहे हैं कि सब एक हो जाओ, जातियों में मत बटो, और आप लोग हैं कि जातिगत जनगणना बांटा किसने? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बांटा मुझे चमार किसने बनाया? तुम्हें यादव किसने बनाया? इसको पासवान किसने बनाया? हमने बनाया क्या? पहले ये तो तय कर लो कि हमें बांटा किसने? 6,743 जाति में SC ST OBC को बांट दिया, कीमा बना दिया। बांटा नहीं, काट काट के कीमा बना दिया है। किसने काटा? पहले उन काटने वालों को ढूंढो। हम तो कह रहे हैं, मैं तो अपने लोगों से कहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि भाई बटो। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं एक हो जाओ। वो तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ एक कर रहे हैं, हम 15% ब्राह्मणों और सब लोगों के खिलाफ एक कर रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। जो बात वो कह रहे हैं वो बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बटोगे तो कटोगे। काशीराम ने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज रहेगा तो राज भी करोगे। इस देश के सत्ता और सिस्टम में तुम्हारी भागीदारी होगी, और उनके वाले सिस्टम में जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारे वाले सिस्टम में आओगे, 85% बहुजन बनोगे, बटोगे नहीं, तो फिर अम्बेडकर का संविधान भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा, जमहूरियत भी सुरक्षित रहेगी, और तुम्हारी हिस्सेदारी और भागीदारी भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन नई युवा पीढ़ी या देश के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा। अभी कौन सा कम हो रहा है? बताओ ना, कौन सा कम हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कम से कम ये तो पता चले कि लाला जी कितना खा रहे हैं, पंडित जी कितना खा रहे हैं, बैंकों का पैसा लेकर के कौन सी जाति कितना भाग गई, विदेश को कितने लोग कितना लेकर के भागे बैंकों का, देश को कौन लूट रहा है, देश के सिस्टम में किसकी कितनी भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी, पहले ये तो तय करो। जातिगत जनगणना से दिक्कत किसको है? भाई दिक्कत उन लोगों को जिनकी संख्या मुट्ठी भर और संसाधनों पर काबिज है। इस देश का 3% ब्राह्मण हर जगह काबिज है, क्यों? तो उसको दिक्कत है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जब उनको मिल गया है तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और जो लोग ये करेंगे आप जातिवाद बढ़ेगा, लोग मांग करेंगे, तो हम तो कह रहे हैं पहले जातिगत जनगणना करवाओ और उसके बाद में 100% आरक्षण कर दो। जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण फिक्स कर दो। ब्राह्मण इस देश के अंदर 3% है। आरक्षण से काम होगा, योग्यता से काम नहीं होगा। जो लोग योग लोग रहेंगे हर जगह मैं कह रहा हूँ, हर जगह आप एजुकेशन में आरक्षण लागू करो ना, आप क्या नाम है बिजनेस में लागू करो ना आरक्षण। आप ऐसा कोई फिल्मों में लागू करो आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में लागू करो आरक्षण। नहीं, जो मेरिट भी तो कोई चीज़ होती है। हाँ, तो मेरिट के हिसाब से आरक्षण बनाओ ना भाई। आप उस जाति में मेरिट लगाओ, आप ब्राह्मणों में मेरिट लगाओ, ठाकुरों में मेरिट लगाओ, बनियों में मेरिट लगाओ, चमारों में, चूड़ों में, खटीकों में, पासियों में, धानकों में, यादों में, जाटों में, गुजरों में। तो समाज टुकड़ों में बढ़ जाएगा पूरी तरह से। टुकड़ों में कैसे? अभी कौन सा इकट्ठा है? जब वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो उसमें बटा हुआ है ना। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और बांट लो यार, इसको ढंग से बांट लो ना पहले। मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ऐसा थोड़ी चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बांटना ही है तो फिर प्रॉपर बांटो और हमें हमारा हिस्सा दो। भाई हम पाकिस्तान की, हमने मुसलमानों की तरह पाकिस्तान तो नहीं मांगा ना, हम तो इसी देश में रहते थे, हमारी संख्या भी ठीक ठाक है। तो आरक्षण तो मिला हुआ है ना। तो आरक्षण मिला हुआ तो क्या खैरात में दे रखा है, एहसान में दे रखा है? नहीं, किसके बदले दिया आरक्षण? जो हरामखोर ये कह रहे हैं, आरक्षण मिला हुआ। सुनिए, जो हरामखोर ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिला हुआ, तो आरक्षण हमें खैरात में दिया है क्या? है कहने की और कितना आरक्षण? अजब निराले लोग देश में तख्ती उल्टी टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे हैं? हमसे कह रहे हो और कितना आरक्षण? और कितना आरक्षण? अरे भाई ओबीसी इस देश के अंदर 52% है। 52। अरे भाई साहब, इस देश के अंदर ओबीसी 52% है। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करो ना। 52% ओबीसी को, 27% आरक्षण क्यों? उसको 52% दो। SC ST का पूरा 25% करो और बाकी जो बचा तुम ले लो, हम तुम्हारा ले थोड़ी रहे हैं। जब आरक्षण की बात होती है तो एक सवाल उठाया जाता है कि आरक्षण जो है पूरे सिस्टम को खोखला करता है। अच्छा, मतलब ये इस देश में, ये देश जब आज़ाद हुआ था, जब बैल और गाड़ी पे घूमता था, आज 75 साल के बाद में हवाई जहाज़ पे घूम रहा है, खोखला हो गया है? ये जब इस देश के अंदर आरक्षण लागू नहीं था, ये अंग्रेजों के गुलाम रहे। जब आरक्षण नहीं था, मुगलों के गुलाम रहे। और जब से आरक्षण लागू हुआ तब से पाकिस्तान को 3 जंग हरा दी तुमने। आज जो है विकसित क्या नाम है भारत की तरफ आप सपना देख रहे हो। आज आप 5 क्या नाम है ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो आप। तो आप आरक्षण आने के बाद तो हमने क्वालिटी दिखाई है ना।
तो देश आज विकसित हो रहा है। और जब आरक्षण नहीं था तो इनकी, जब ये मुगलों के गुलाम रहे 570 साल तक, तब इनकी तलवारों पे कौन सी जंग लग गई थी? तब तो हमें लड़ने का अधिकार नहीं था, तो तब तो ये लड़ रहे थे, क्यों नहीं लड़े फिर? जितने आरक्षण विरोधी हैं ये एक बात बहुत जोर शोर से कहते हैं कि कम नंबर वाला वो इतने बड़े पद पे जाएगा तो कैसे संभालेगा? संभाल नहीं रहे। अच्छा एक काम कर लो भाई, जिनको दिक्कत है ना कम नंबर वाले डॉक्टर से दिक्कत है, तो कम नंबर वाले डॉक्टर से कह दो कि कम नंबर वाले डॉक्टर से सिर्फ शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग इलाज कराएंगे, बात खत्म हो गई। तुम अच्छे नंबर वाले से करवा लो। ये सच्चाई है। सरकारी सिस्टम में जितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ SC ST OBC के लोग नौकरी और करते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करते, वो नौकरी करते हैं, काम करते हैं। जितना अच्छा ऑपरेशन हमारे, आज तक तुमने सुना है SC ST OBC के डॉक्टर ने पेट में तौलिया छोड़ दिया हो? आज तक आपने सुना है SC ST का जो अधिकारी कर्मचारी हो 10,000 करोड़ का घोटाला करके चला गया? अबे हराम खोरो, घोटाले करो तुम, पेट में तौलिया छोड़ो तुम, हैं सारे पेपर लीक करवाओ तुम, पैसों से क्या नाम है MBBS करके आओ तुम, 1-1 करोड़ रुपए दे करके, और हमारे बच्चों को कहीं तो कम नंबर वाले। अरे हमारा तो 570 ला करके MBBS कर रहा है सरकारी कॉलेज से, तुम तो 320 पे जाकर के 1 करोड़ दे करके क्या नाम है वहाँ से कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज से। तुम कहते हो तो तुम तो हमारे बच्चों से बहुत पीछे हो भाई। नीट 300 नंबर पर क्वालिफाई हो जाता है, हमारे बच्चे 550 ला करके SC का कोटा लगा करके सरकारी से कर रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं। तुम 350 में जाकर के प्राइवेट से कर रहे हो, तो हमारे बच्चे ज़्यादा अकलमंद हैं, तुम्हारे बच्चे ज़्यादा अकलमंद हैं। अच्छा, आप रिजर्वेशन की तो वकालत करते हैं, लेकिन डोनेशन पे आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। कौन सा डोनेशन? डोनेशन से जो सीट मिलती है कॉलेजों में, प्राइवेट सीटों में, प्राइवेट कॉलेजों में, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत है, क्यों दिक्कत नहीं है भाई? आपके पास 350 नंबर है, आपके पास पैसा है, दिमाग नहीं है। आपके बाप ने इस देश को लूट करके, भ्रष्टाचार करके, और आपने हज़ारों करोड़ बना लिए। अब आपके लड़के के 350 नंबर आ गए नीट में, आपने जाकर 2 करोड़ दे करके MBBS कर लिया, और आपने एक मेडिकल कॉलेज खोल लिया, और अपना वहाँ अपने फिर पैसा छाप रहे हो। एक हमारा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, 500, 550, 600 नंबर ला कर मेरिट में लाने के लिए, वो सरकारी कॉलेज से पढ़ रहा है, उसके पास उतना पैसा नहीं, वो अपना निजी हॉस्पिटल खोल ले, वो जाकर के सरकारी नौकरी कर रहा है, वो सरकार की सेवा कर रहा है। तो सरकार की सेवा और देश की सेवा तो हम कर रहे हैं, भूखे नंगे गरीब लोगों का इलाज हम कर रहे हैं। तुम तो 350 नंबर ला करके MBBS करके प्राइवेट हॉस्पिटल खोल ले, पैसा बना रहे हो। तो तुम देशभक्त हो या हम देशभक्त हैं? अच्छा, EWS के बाद भी जो सवाल उठाया जाता है वो SC ST आरक्षण पर उठाया जाता है OBC पे, लेकिन EWS तो उतना, देखिए ओपन डिबेट होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है, इस देश के SC ST OBC समाज के जो नेता वो नालायक हैं। जिस दिन इस देश के SC ST OBC समाज के नेता लायकी के आधार पर फूले अम्बेडकर को पढ़ के आगे बढ़ेंगे, उस दिन इनका सबका मुंह बंद हो जाएगा। अगर आज ये लोग मुंह खोल रहे हैं तो इसलिए हो रहा है कि हमारे नेता नालायक है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।